ओके, क्लास 11th हमने प्रोटीन स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम अमीनो अम्ल की संरचना जो थे वो पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो हमारी जो है वो बीच में रुक गई थी। देखिए, अमीनो अम्ल जो है उसका सेंटर में जो कार्बन है उसके अराउंड एक तरफ तो अमीन ग्रुप लगा रहता है NH2 जो मैंने आपको बताया, और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा रहता है, दैट इज COOH, राइट। एक तरफ इसके हाइड्रोजन लगी रहती है और दूसरी तरफ इसमें ये जो R है, R का मतलब है कार्बन की श्रृंखला, ठीक है। कार्बन की लंबी चेन जो है वो लगी रहती है, जिसकी वजह से हमारे अमीनो एसिड जो है वो डिफरेंट अमीनो एसिड्स बनते हैं, और इन्हीं अमीनो एसिड्स को जोड़कर हमारे पास जो है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, जिससे प्रोटीन्स का निर्माण होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब बार बार पेप्टाइड बॉन्ड का बनना। बार बार पेप्टाइड बॉन्ड किनके बीच में बनेगी? अमीनो अम्ल के बीच में। तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स यूनिट जो है वो ज्वाइन करती हैं और लंबी पेप्टाइड चेन का निर्माण करती हैं और हमारे प्रोटीन को बनते हैं। अब देखिए, पेप्टाइड जो है वो मैंने आपको बताया था, एक अमीनो अम्ल का COOH ग्रुप और दूसरे अमीनो अम्ल का NH2 ग्रुप, और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें से निकल जाता है और हमारे पास पेप्टाइड बंध का निर्माण हो जाता है। अब आगे जो हमारे अमीनो अम्ल हैं बेटा, ये एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अगर तो इसका अमीन ग्रुप और जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो बराबर होते हैं तो वो जनरली न्यूट्रल होते हैं। अगर अमीन ग्रुप ज़्यादा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपैरेटिवली तो वो बेसिक नेचर यानी कि क्षारीय नेचर के हो जाएंगे, और अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है, या राइट ये वाला, ये एसिडिक ग्रुप हो जाता है ना, COOH, इतना तो केमिस्ट्री जानते होगे, COOH एक एसिडिक ग्रुप है। तो ये अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास ज़्यादा है तो किससे ज़्यादा है? अमीन ग्रुप से, राइट। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीन ग्रुप से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाता है? एसिडिक नेचर का हो जाता है, वो अम्लीय हो जाता है। तो ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये क्षारीय भी हो सकते हैं, और ये अम्लीय भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर ऑफ ग्रुप हमारे पास ज़्यादा है। इसी तरह से हमारे पास अमीनो अम्लों का आयनीकरण भी हो सकता है। आयनीकरण कैसे हो सकता है? अमीनो अम्ल जो है इसके एक तरफ हमें पता है NH2 ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ COOH ग्रुप लगा है, राइट। अमीनो अम्ल एक प्रोटॉन को आसानी से ग्रहण कर सकता है जो अमीन ग्रुप है। अमीनो अम्ल का जो अमीन ग्रुप है NH2, ये प्रोटॉन को आसानी से ग्रहण करके बेसिक नेचर का बन सकता है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करेगा? एक प्रोटॉन H आयंस को त्याग कर जो है वो एसिडिक नेचर को दर्शाता है। तो इस कारण अमीनो अम्ल को जब हम जल में घोलते हैं तो अमीनो समूह जो है वो धनावेशित होकर NH3 बनाता है, और कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो ऋणावेशित हो जाता है और CO- का निर्माण करता है। इसी तरह से आयनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड भी पॉसिबल है, राइट। ये आपके आपके मतलब का वो खैर टॉपिक नहीं है, बट आपको मैंने बता दिया। हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना, जस्ट हमें करना है कि हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अब अमीनो अम्ल बेसिकली क्या होते हैं हमें वो पता होना चाहिए था, विच आई हैव टोल्ड यू। अब अमीनो अम्ल के कार्य क्या हैं बेटा, हमें पता है इसका एक मेन कार्य तो अभी पढ़ ही रहे हैं कि ये प्रोटीन्स की इकाइयाँ हैं। प्रोटीन की बेसिक यूनिट्स जो है वो अमीनो अम्ल हैं। दूसरा, हमारे पास जो अमीनो अम्ल हैं, जो डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड्स हैं, उनके अपने अपने फंक्शन हैं। जैसे टायरोसिन जो अमीनो एसिड है, ये एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, ये बेटा हार्मोन्स के नाम हैं, राइट। ये हार्मोन्स वाला चैप्टर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एड्रेनलिन क्या है? एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। इतना थोड़ा बहुत आपने 10th में भी पढ़ा होगा, राइट। तो ये एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन भी हमारे हार्मोन्स का ही नाम है, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं, और हमारे मेलानिन पिगमेंट का नाम है। उनके निर्माण में भी सहायक होते हैं ये टायरोसिन अमीनो अम्ल जो हैं। प्रोटीन के साथ साथ इन हार्मोन्स का निर्माण भी करते हैं। हार्मोन्स आप देखोगे जो जनरली हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, राइट। कुछ हार्मोन जो है वो स्टेरॉयड नेचर के भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ट्रिप्टोफैन है, ये भी अमीनो अम्ल है। ट्रिप्टोफैन से विटामिन B2, ठीक है, और पादप हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, और ऑक्सिन का जो नाम है वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसका निर्माण जो है वो होता है। सेरोटोनिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन का केमिकल मैसेंजर जो हमारे ब्रेन के मैसेजेस को पहुंचाता है। तो ये अमीनो अम्ल के फंक्शंस आपको दिए हुए हैं। इसके अलावा अमीनो अम्ल जो है वो ग्लूकोज का निर्माण भी करते हैं, राइट। कैसे करते हैं? जब शरीर में पहुंचते ज़रूरत से अधिक अमीनो अम्ल एक अमीनो समूह को त्याग कर,
अगर हमारे शरीर में ज़्यादा अमीनो अम्ल हो जाएं तो अमीनो अम्ल जो हैं वो क्या करते हैं, अपने अमीनो समूह को त्याग कर ग्लूकोज या अल्फा कीटो अम्ल में बदल जाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ग्लूकोज का मेन फंक्शन क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी देना, राइट। ये है हमारे पास अमीनो अम्ल के कार्य। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्रोटीन अणुओं की संरचना, या वहां पर हमारा अमीनो अम्ल खत्म। अब हमने पढ़ना है प्रोटीन अणुओं की संरचना। प्रोटीन अम्ल जो है वो स्ट्रक्चरली हम इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, जिसे हम बोलते हैं हमारे पास प्रोटीन अणु की प्राथमिक संरचना, कि हमारे पास इसके जो पेप्टाइड बंध हैं वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर इनकी उनके पेप्टाइड बंधों के में ये जो हमारे अमीनो अम्ल हैं वो उनकी किस तरह से ये आपस में ज्वाइंट हैं और अमीनो अम्ल के बीच में कौन से बॉन्ड्स जो हैं वो बन रहे हैं, उसके आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर हम प्रोटीन जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। जो हमारा सिंपल प्राइमरी प्रोटीन है, प्राथमिक संरचना वाले, ये जनरली नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, लीनियर प्रोटीन्स होते हैं, बिल्कुल सीधे, राइट। इसमें अमीनो अम्ल जो है वो एक रेखीय उसमें जुड़े रहते हैं, लीनियर अनुक्रम में जुड़े रहते हैं, रेखीय स्तर पर जुड़े रहते हैं, एक रेखा में लगे रहेंगे, राइट। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े अमीनो अम्ल का रेखीय अनुक्रम प्रोटीन की संरचना के प्राथमिक स्तर को दर्शाता है। हाँ, यहाँ पर अमीनो अम्ल जो है वो इस तरह से रेखीय क्रम में जुड़े रहेंगे, राइट। ये प्राइमरी संरचना होती है और ये जनरली ये वाले जो प्रोटीन्स होते हैं ये नॉन फंक्शनल होते हैं, इनका कोई कार्य मेन नहीं होता। हमारे पास केवल एक फंक्शनल प्रोटीन है जो हमारे पास, जिसमें पॉलीपेप्टाइड जो है वो रेखीय क्रम में लीनियरली अरेंज्ड है, और वो है इंसुलिन, राइट। इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीन हार्मोन है, इट इज़ एन हार्मोन बट इट इज़ अ प्रोटीन हार्मोन, राइट। इसमें भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं और ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं वो लीनियरली अरेंज्ड होती हैं। आगे देखिए हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इसमें जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो एक या एक से अधिक होंगे, राइट। और एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो 2 प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं। एक तो ये हेलिक्स स्प्रिंग की तरह मुड़ी रहती हैं, राइट, या फिर ये प्लीटेड शीट के रूप में होंगी। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये शीट के रूप में है और ये वाला जो है वो स्प्रिंग की तरह मुड़ा हुआ है। ये जो स्प्रिंग की तरह मुड़ा हुआ है इसे हम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो अमीनो अम्ल हैं उनके ग्रुप्स के बीच में हाइड्रोजन बंध भी बन जाता है। हमारा जो पहला स्ट्रक्चर था प्राइमरी प्रोटीन में केवल और केवल कौन सा बॉन्ड बना था, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना था, प्राइमरी वाले में। प्राथमिक संरचना जो थी, देखिए प्राथमिक संरचना में जो अमीनो अम्ल हैं कैसे बनेंगे, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन के। अब ये जो अमीनो अम्ल हैं ये आपस में जुड़े हैं और ये रेखीय क्रम में जुड़े रहते हैं। प्राथमिक संरचना तो ये होती है, पर यही अमीनो अम्ल जो हैं जब वो स्प्रिंग की तरह कॉइल्ड हो जाते हैं ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के रूप में, और इसमें क्या होता है, 2 अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाती हैं। तो ये वाला जो सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी संरचना है, राइट। इसमें क्या होता है, 2 अमीनो अम्ल के बीच में हाइड्रोजन बंध का भी निर्माण हो जाता है। ये यहाँ पर अमीनो अम्ल तो लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये डॉट अमीनो अम्ल को दर्शा रहे हैं। ये हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे बने कि 2 अमीनो अम्ल जब और क्लोज आए तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। और ये हाइड्रोजन बंध जो है वो किसके किसके बीच में बनता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक का हमारे पास COH का O ग्रुप और NH2 का H ग्रुप, और इसके बीच में हमारे पास हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, राइट। तो इस तरह से अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है, और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन के ही अमीनो अम्ल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अगर 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, एक ये चेन है एक ये चेन है, दूसरी ये आमने सामने हो गई, इन दोनों आमने सामने के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसे हम बोलेंगे बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, राइट। ये शीट के समान संरचना, इसे बीटा प्लेटेड शीट का नाम भी दिया जाता है। और ये हेलिक्स के समान संरचना है, स्प्रिंग की तरह कॉइल्ड है। और यहाँ पे देखिए यहाँ हाइड्रोजन बंध दिखाए गए हैं, और ये हाइड्रोजन बंध जो है वो कैसे बनते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह का
O ग्रुप और NH2 का H ग्रुप, ये जो है इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। और यहाँ पर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो कौन से प्रोटीन में पाया जाता है? केराटिन, जो हमारे हेयर वाला प्रोटीन है उनके बीच में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। बीटा प्लेटेड जो है वो 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड के बीच में बनेगा। अल्फा हेलिक्स जो है वो विद इन अ सेम पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो अम्लों के बीच में, और यहाँ पर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन डिफरेंट हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर पे आ जाइए प्रोटीन मॉलिक्यूल के। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये 3 डायमेंशनल फोल्डिंग है, यानी कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, अगर इनमें और ज़्यादा वलन और कुंडलन हो जाएं और ज़्यादा ये कॉइल्ड हो जाएं तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं। अब इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, जितने भी हमारे अध्रुवीय आर समूह हैं, हमें पता है अमीनो एसिड में आर ग्रुप होता है, जो आर ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जल विरागी होता है, ये अंदर की ओर आ जाता है, और जितने भी इसके फंक्शनल समूह हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। और ये जो फंक्शनल समूह हैं ये इन्हें हम डोमेन कहते हैं, और इन्हीं फंक्शनल समूह से हमें एक्चुअली में पता चलता है कौन सा मॉलिक्यूल्स, कौन सा अणु जो है इसके साथ आकर अटैच होगा और ये प्रोटीन जो है वो क्या कार्य करेगा। ठीक है, तो ये वाले जो जनरली टर्शरी प्रोटीन होते हैं ये फंक्शनल नेचर के होते हैं। ये जो है मेन इनका काम जो है क्रिया करना होता है, फंक्शन करना होता है, तो ये फंक्शनल नेचर के होते हैं। हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी संरचना जो है वो टर्शरी तृतीयक संरचना है, तृतीयक स्तर की संरचना है। यानी कि यहाँ पर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं और ज़्यादा कुंडलित हो जाते हैं, बार बार उनमें और कुंडलन आते हैं और वलन आते हैं, और ये कुंडलन और वलन जो है उसको और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और उसकी वजह से इसके आर समूह, कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा वलन की वजह से आर समूह जो है वो अंदर की तरफ, और हमारे जो एक्टिव समूह हैं हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। और ये जो इसके जो सक्रिय भाग होते हैं प्रोटीन के, जो बाहर की तरफ होते हैं, उनको हम डोमेन बोलते हैं, और इन्हीं सक्रिय भागों की वजह से इनकी रिएक्टिविटी और क्रियात्मक अभिक्रियाएं जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, इनकी फंक्शनल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो जो टर्शरी प्रोटीन्स हैं वो जनरली फंक्शनल होते हैं, ये फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, क्योंकि इनके जो एक्टिव ग्रुप्स हैं वो बाहर की तरफ लगे रहते हैं। फिर हमारे पास आता है इसका 4th स्ट्रक्चर, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो आपस में मिलकर गोलाकार अणु का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक टर्शरी स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए इसके जो है आपको और क्लियर हो जाएगा, ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। कई टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में और ज़्यादा मतलब इनके बीच में, टर्शरी स्ट्रक्चर्स के बीच में बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो बना लेगा। यानी कि इसका चतुष्क संरचना, प्रोटीन की चतुष्क संरचना और ज़्यादा जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मिलेंगी। इसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला नहीं मिलती, 2 मिलेंगी या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मिलकर गोलाकार अणु का निर्माण करती हैं। यानी कि 3 जो स्ट्रक्चर्स हैं और ज़्यादा जो हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में कंबाइन कर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। राइट, हमने ये जो प्रोटीन्स हैं यहाँ तक करने हैं, उसके बाद जो है हम आगे के टॉपिक्स लेंगे।